नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ और आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। बिल्कुल नमस्कार, मैं हूं अवधेश और चलिए गंगा सवेरा की शुरुआत करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण खबरों की बात करते हैं। यूपी पंचायत चुनाव की काउंटिंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पंचायत चुनाव की काउंटिंग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और काउंटिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार, राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कर्मचारी संगठनों में भी काउंटिंग की ड्यूटी का विरोध किया गया है क्योंकि तमाम कर्मचारियों की मौत उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान हुई है। बहुत सारे लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। ऐसे में याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में कि काउंटिंग पर रोक लगाई जाए और कोर्ट ने प्रदेश सरकार, राज्य चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है क्योंकि विरोध हो रहा है और जिस तरीके के हालात बने हैं, जिस तरीके से कोरोना पीक पर है, ऐसे में कर्मचारी संगठन भी कह रहे हैं कि हम चुनावी ड्यूटी नहीं करना चाहते क्योंकि ये जान जोखिम में डालने वाला है। आइए अब आपको 4 चरणों में हुए चुनाव की कुछ जानकारी दे देते हैं। पंचायत चुनाव का पहला चरण 15 अप्रैल को 18 जिलों में वोटिंग हुई। इसमें 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता शामिल थे। 51,176 पोलिंग बूथ बनाए गए थे पहले चरण में। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की बात करें तो यह 19 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 20 जिलों में वोटिंग हुई थी। इसमें 72% वोटिंग हुई थी। 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता इस वोटिंग में शामिल हुए थे। 52,623 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की बात कर लेते हैं। 26 अप्रैल को 20 जिलों में इसके तहत वोटिंग हुई थी। 20 जिलों में 73.5% वोटिंग हुई थी, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता शामिल थे। यहां 49,789 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। और पंचायत चुनाव का चौथा चरण की अगर हम बात करें तो 29 अप्रैल को 17 जिलों में वोटिंग हुई। इन 17 जिलों में 75.37% वोटिंग हुई। 3 करोड़ के करीब मतदाता शामिल थे और 48,460 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। और पंचायत चुनाव में वोटों की गिनती के लिए नए नियम बनाए गए हैं। इसके लिए जरूरी है कि मतगणना केंद्र तक आने वाले सभी प्रत्याशियों और पोलिंग एजेंट्स की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। आपको बता दें कि 15 अप्रैल से पूरे यूपी में अलग अलग चरणों में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले चरण में 15 अप्रैल को 18 जिलों में वोट डाले गए। बात दूसरे चरण की करें तो दूसरे चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को हुई। दूसरे चरण में मतदान हुआ, हिंसा भी हुई, लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस दौर में कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव की चिंता करनी चाहिए थी, उस वक्त भीड़ को जुटने दिया गया और जब काउंटिंग होनी है तो शर्त लगाई जा रही है कि कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। तो सवाल यह है कि जो 4 चरणों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आखिर उसमें प्रशासन की नींद क्यों नहीं खुली? आखिर उस वक्त कोरोना की समस्या क्यों नजर नहीं आई? आखिर क्यों मतदान केंद्र थे वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाया गया? और सोशल डिस्टेंसिंग की तो छोड़िए, तमाम ऐसे मतदान केंद्र थे जहां पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग मशीन तक नहीं रही। तो कुल मिलाकर कोरोना को रोकने के नाम पर तमाशेबाजी जारी है। और अब मतगणना है उसमें कर्मचारी कह रहे हैं कि हम चुनाव ड्यूटी नहीं करना चाहते क्योंकि हम कोविड के खतरे में हैं। तो कर्मचारियों की नहीं सुनी जाएगी, लेकिन प्रत्याशियों को कहा जा रहा है कि आप नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आइए। अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि गंभीरता आप क्यों? बीते 1 महीने में कोरोना को क्यों बढ़ने दिया गया? और अब आपको दिखाते हैं हमीरपुर की तस्वीर। पंचायत चुनाव में एजेंट बनने के लिए शासन की ओर से जारी निर्देशों में कोविड जांच अनिवार्य कर देने पर हमीरपुर के अस्पतालों में प्रत्याशियों और मतगणना एजेंटों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस भीड़ से आगे क्या होगा। क्या इससे कोरोना के बढ़ने की संभावना नहीं जगती है? ये तस्वीरें आप देखिए। कोविड टेस्ट के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। काउंटिंग एजेंटों को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना है और उसके लिए टेस्टिंग कराने के लिए ये लोग अस्पताल पहुंचे हैं और आप भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कैसे संक्रमण नहीं फैलेगा। हमीरपुर की ये तस्वीरें हैं। बिल्कुल कौशल, और एक बात यहाँ पर और भी है कि इस दौर में टेस्टिंग होने की वजह से 4-4, 5-5 दिन रिपोर्ट आ रही है। तो इस भीड़ में लगने के बाद भी इन्हें जो मतगणना होनी उस दिन तक इनको कोविड रिपोर्ट मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, ये बड़ा धर्म संकट है। और कासगंज में भी पंचायत चुनाव की मतगणना के लिए कोरोना जांच कराने वाले ग्राम प्रधान और उनके मतगणना एजेंटों का मेला लग गया। इस दौरान कासगंज ब्लॉक में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां खुलेआम उड़ाई गईं। किसी भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। तो देखिए, इनको वक्त से रिपोर्ट मिले न मिले, लेकिन जान जोखिम में डालने पहुंचे हैं। भारी भीड़ लग गई है। यहाँ पर प्रशासन को चिंता नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा है जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा ले,
लेकिन चूंकि कागजों पर व्यवस्था दुरुस्त रखनी है, इसलिए मतगणना के दिन इनको कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दी गई। सवाल यह है कि मतगणना स्थल पर कोरोना फैलेगा, लेकिन विकास खंड अधिकारी के कार्यालय में नहीं फैलेगा, ये कैसे तय हुआ? तो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कासगंज की जो विकासखंड अधिकारी के दफ्तर पर भीड़ लगी है, ना कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, लोग मास्क नहीं लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है। तो कौशल, यही तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि प्रशासन कहता कुछ है और करता कुछ है। बिल्कुल। तो चलिए अब फटाफट अंदाज में कुछ अहम खबरों को देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बलिया जिला अस्पताल का हाल बेहाल है। यहाँ कई सालों पहले ट्रामा सेंटर बनाया गया था, उसमें वेंटिलेटर भी लगाए गए थे, लेकिन यहाँ लगे वेंटिलेटर आज भी बंद पड़े, धूल फाक रहे। गाजीपुर में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पहल की और अब जुगाड़ से एक सिलेंडर से 6 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन देकर उनकी जान बचाई जा सकती है, जिसके बारे में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी दी। वाराणसी में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए एक समाज सेवी और सरकारी अस्पताल ने ऑक्सीजन प्लांट लगवाकर इंसानियत की मिसाल पेश की है। इस ऑक्सीजन प्लांट से मरीजों को बड़ी राहत मिली। गोरखपुर में आज से 18 साल से ऊपर के लोगों का कोविड टीकाकरण शुरू किया जाएगा। इसके लिए 10 केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जहां पर 2000 लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। कुशीनगर में कोविड टेस्ट रोकने पर हंगामा हो गया। यहां कोविड टेस्ट कराने आए प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को रोका गया। प्रशासन की ओर से यह काम किया गया। सोनभद्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अचानक भीड़ उमड़ गई। प्रत्याशियों और एजेंटों की भीड़ वहां पर जांच कराने के लिए पहुंची। कोविड की जांच करवाने वालों की भीड़ देखकर स्थानीय लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया। गोंडा में एक सप्लायर ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने मालिक का पैसा हड़पने की नियत से पुलिस को गुमराह किया। सप्लायर ने अब अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर में एसओजी और पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 61 लाख रुपए की फैक्ट्री में अवैध शराब बरामद की, साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तो ये पूर्वांचल की खबरें थी और इसके साथ कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बात कोरोना की ही होगी और उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 34,626 नए मामले सामने आए, जबकि 32,494 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं बीते 24 घंटे में प्रदेश में 2,44,000 कोविड टेस्ट हुए। इसमें 1,08,000 केवल RT-PCR टेस्ट शामिल हैं। कल के मुकाबले आज केस कुछ कम आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 20,000 जांच ज्यादा हुई है, जबकि 32,494 लोग डिस्चार्ज भी हुए। ये भी लगभग कल के मुकाबले ज्यादा है। RT-PCR के टेस्ट के लिए 1,15,142 सैंपल प्रयोगशालाओं को भेजे गए हैं। कुल एक्टिव केस में से 2,43,730 होम आइसोलेशन में हैं और घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इन सभी लोगों को घर पर जो कोविड की दवाइयां होती हैं उनको उपलब्ध कराने का एक विशेष अभियान चल रहा है और सभी जिलों में इसे चलाया जा रहा है, ताकि सभी कोविड संक्रमित व्यक्तियों को जो होम आइसोलेशन में हैं उन्हें दवाइयां उपलब्ध की जा सकें। निजी अस्पतालों में 8,145 व्यक्ति इस समय भर्ती होकर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी मरीज सरकारी व्यवस्था में अपना निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल हों या फिर सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज हो। उत्तर प्रदेश सरकार आज से 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत कर रही है। पहले चरण में 7 जिलों में टीकाकरण की शुरुआत होगी। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि जिन शहरों में कोरोना केसों की संख्या 9,000 के ऊपर है, वहां आज से वैक्सीनेशन होगा। आज तीसरे चरण के तहत सिर्फ 7 जिलों में वैक्सीनेशन शुरू होगा। उन्होंने बताया कि अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 1,23,82,929 लोगों को वैक्सीन लगाई गई।
जिन जिलों में टीकाकरण की आज से शुरुआत होगी उनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली शामिल हैं, जहां पर बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं लखनऊ के 10 केंद्रों पर करीब 3000 लोग वैक्सीन उनको लगाई जाएगी। जिन्होंने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है सिर्फ उन्हीं का वैक्सीनेशन होगा। लखनऊ के केजीएमयू, लोहिया, एसजीपीजीआई, लोकबंधु, आरएलबी, सिविल, झलकारी बाई, बलरामपुर, अवंतीबाई, बीआरडी अस्पताल में वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो आज से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो रही है। लखनऊ, कानपुर समेत 7 जिलों में यह वैक्सीन लगेगी। लखनऊ में 10 केंद्र चयनित किए गए इसके लिए। बात कर लेते हैं, आज भी यूपी में जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। शुक्रवार रात से लागू हुआ है यह वीकेंड लॉकडाउन और मंगलवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं के लिए लोगों को छूट मिली है। गैर जरूरी निकलने पर पुलिस कार्रवाई भी करेगी। तो शुक्रवार रात 8 बजे से ये वीकेंड कर्फ्यू लागू हुआ है, जो मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को तो छूट मिली है, लेकिन बेवजह लोग अगर घर से बाहर निकलेंगे तो पुलिस की कार्रवाई का सामना उनको करना पड़ेगा। आज भी यूपी में वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। शुक्रवार रात 8 बजे से यह पाबंदी शुरू हो गई, जो मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगी। एक तरफ वीकेंड लॉकडाउन लगा है तो दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही लगातार जारी है। बिजनौर में कोरोना नाइट कर्फ्यू के धज्जियां उड़ गई। पुलिस पब्लिक को रोकने में नाकाम दिखी। इस दौरान बेवजह सड़कों पर लोग घूमते हुए दिखे। कोरोना एक तरफ मारक हो गया है, जान ले रहा है लोगों की, लेकिन दूसरी तरफ आप बेफिक्री देखिए, और यही बेफिक्री है जो दूसरों को भी मुश्किल में डालती है। तो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से लोग गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं। इन्हें परवाह ही नहीं है कि कोरोना कर्फ्यू का पालन करना है। और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आज होगी पहली टीम 9 की बैठक। सीएम योगी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कल ही मुख्यमंत्री ने टीम 11 का पुनर्गठन करके टीम 9 बनाई है। कोरोना के बढ़ते कहर पर मंथन होगा। इससे पहले टीम 11 की बैठक होती थी, लेकिन आज टीम 9 की बैठक होगी। पहली बैठक होगी टीम 9 की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता करेंगे। कल ही सीएम ने टीम 9 का गठन किया है। टीम 11 का पुनर्गठन करने के बाद टीम 9 बनाई मुख्यमंत्री ने और आज टीम 9 की पहली बैठक है। कल कोरोना से निगेटिव हुए मुख्यमंत्री और तुरंत ही एक्शन में आए। सबसे पहले टीम 11 का पुनर्गठन करके टीम 9 किया और उसके बाद तमाम दिशा निर्देश दिए। टीम 9 में जो भी अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय की गई, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए और आज टीम 9 की पहली बैठक है। और चलिए सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का बीड़ा मुख्यमंत्री ने उठा लिया है। जब तक नेगेटिव रहे हालात, उत्तर प्रदेश के पॉजिटिव रहने के दौरान उनके क्या हुआ सबने देखा। ये जो टीम 9 बनी है, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण लोग हैं और किसको हटाया गया है टीम 11 से जब टीम 9 हुई है? तो अब देखिए, जो टीम 11 और टीम 9 के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो टीम 9 का गठन किया गया है उसमें ये 9 अलग अलग टीमें हैं। सबके अलग अलग अध्यक्ष और सदस्य बनाए गए हैं और इनके जो अध्यक्ष होंगे उनके साथ मुख्यमंत्री वार्ता करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रदेश में हॉस्पिटल्स के बेड को लेकर, वैक्सीनेशन की व्यवस्था को लेकर, ऑक्सीजन की व्यवस्था को लेकर, तो इसकी जिम्मेदारी दी गई है चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना को। उनको अध्यक्ष बनाया गया है इस टीम का। उनके साथ में जो विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं वो भी हैं और जो उनके साथ में संदीप सिंह जो राज्य मंत्री है वो सदस्य के रूप में हैं और इस तरह से इस टीम का गठन किया गया है। कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं। इसी तरह अगर हम बात करें इस
टीम 9 जो है असल में ये 9 टीमें हैं जो अलग अलग जिम्मेदारियां निभाएंगी, कानून व्यवस्था से लेकर इसके अलावा एम्बुलेंस की व्यवस्था को लेकर। जब हम एम्बुलेंस की बात करते हैं तो जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के जय प्रताप सिंह है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि एम्बुलेंस की किसी को दिक्कत ना हो। जो इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम बनाए गए हैं हर जिले में या जो सेंट्रलाइज उसके कंट्रोल रूम है, उनमें कोई समस्या ना हो। अगर लोग अपनी कोई समस्या के लिए फ़ोन करते हैं वहाँ पर तो उस समस्या का त्वरित निराकरण किया जाए, क्योंकि यहीं से लोगों को हॉस्पिटल का आवंटन किया जाता है। तो शैलेश, क्या ये माने कि जब टीम 9 की बैठक होगी तो पहले जैसे अधिकारी बैठते थे उनकी जगह अब ये स्वास्थ्य मंत्री नजर आएंगे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री नजर आएंगे, ये लोग होंगे टीम में, ये माने बैठकों में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब मुख्यमंत्री जो बैठक करेंगे अपनी, तो उसमें जो विभागीय मंत्री या जो अध्यक्ष बनाए गए हैं इन टीमों के, वो रहेंगे। जैसे चिकित्सा शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह, इस तरह से जो 9 लोग बनाए गए हैं, पंचायती राज विभाग के लोग, तो इस तरह से जो लोग इसमें अध्यक्ष बनाए गए हैं वो शामिल रहेंगे और वो मुख्यमंत्री उनसे रिपोर्ट लेंगे कि उनकी टीम को जो काम सौंपा गया था उसकी स्थिति क्या है, कितना काम किस तरह चल रहा है, इसको लेकर वो वार्ता करेंगे। और देखना ये होगा आपके, देखिए टीम 11 जो बनी हुई थी 1 साल से ऊपर हो गया। 26 मार्च 2020 को टीम 11 का गठन हुआ था, जब कोरोना की फर्स्ट वेव की शुरुआत थी कह सकते हैं, और 1 साल के बाद इसको भंग किया गया है। भंग करने से साफ ये समझ में आता है कि मुख्यमंत्री कई लोगों के काम से नाखुश थे। दूसरा, कहीं ना कहीं सेकेंड वेव के हिसाब से वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा था उस टीम का जिसकी इस समय जरूरत है। बिल्कुल, और इसीलिए मुख्यमंत्री ने टीम 11 का पुनर्गठन किया, टीम 9 बनाई और अब आज उसकी पहली बैठक है। और ये देखने वाली बात होगी कि आज मुख्यमंत्री इस बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश देते हैं। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जरूरी दवाओं का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रहा है। केंद्र ने हलफनामे में कहा है कि हर महीने औसतन 1 करोड़ 3 लाख रेमडेसिविर उत्पादन करने की क्षमता है, लेकिन सरकार ने मांग और सप्लाई की जानकारी नहीं दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि आप 18 से 45 साल के दरमियान उम्र वालों को वैक्सीन लगाने की योजना बताएं। क्या केंद्र के पास कोई कोष भी है जिससे वैक्सीन के दाम समान रखे जा सके? केंद्र सरकार को यह भी बताना होगा कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को कितना फंड दिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 10 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने टीकाकरण, ऑक्सीजन सप्लाई, वैक्सीन के दाम और दवा और वैक्सीन के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग पर नीतिगत बदलावों पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को कहा है। और एक अहम खबर हमीरपुर से, जहां पर ट्रैक्टर ऑटो की भिड़ंत हुई है। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घायलों को पीएचसी में भर्ती कराया गया है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के चंदपुरवा गेट का यह पूरा मामला है। तो हमीरपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हुए, जिनको अस्पताल पुलिस ने पहुंचा दिया है। घायलों को पीएचसी में भर्ती करवाया गया है। तो हमीरपुर में ट्रैक्टर और ऑटो की भिड़ंत हो गई, रफ्तार तेज थी बताया जा रहा है और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक तरफ देश ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर जालौन की जिला अस्पताल में रखे वेंटिलेटर यहां की शोभा बढ़ा रहे हैं। पीएम केयर फंड से लाखों की लागत खर्च करके यहां वेंटिलेटर भेजे गए, जो अब जिला अस्पताल में पड़े पड़े धूल फाकने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, 1 करोड़ की लागत से स्थापित 10 वेंटिलेटर जिला अस्पताल में सिर्फ शो पीस बनकर रह गए हैं। कोरोना काल की शुरुआत में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को जब आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया था, तब पीएम केयर फंड से 10 कोविड सेंटर में ये 10 वेंटिलेटर नजर आ रहे हैं। तो एक वो नजारा है, वो तस्वीरें हैं जहां अस्पताल के गेट के बाहर मरीज दम तोड़ रहे हैं, और वहां एक ये तस्वीर है कि जो वेंटिलेटर है वो धूल फाक रहे हैं। जिला अस्पताल में 10 बेडों का आईसीयू बनाया गया था, लेकिन वो अभी धूल फाक रहा है। इसके लिए मरीजों को लाभ मिल सके, प्रशासन क्या तैयारी? बिल्कुल, इसके लिए हम अपने सीएमओ के माध्यम से यदि कोई समस्या है तो उसको दूर कराएंगे। तो देखिए, ये स्थितियां हैं। अब अवध का रुख कर लेते हैं और फटाफट नजर देख लेते हैं कि वहां क्या कुछ खास है। चलिए शुरुआत। तो तस्वीरें बड़ा लापरवाही दिखाने वाली हैं, जिस तरह से जो वेंटिलेटर है धूल फाक रहे हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या स्वास्थ्य मंत्री को भी नहीं पता है
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य जो है, क्या उनको भी जानकारी नहीं है? क्या डीएम को जानकारी नहीं? ऐसा हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता। जानकारी सभी को है, लेकिन दरअसल आम आदमी की जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि किसी को कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल, चलिए आवाज की शुरुआत करिए। लखनऊ में सीएम योगी डीआरडीओ हॉस्पिटल पहुंचे। इससे पहले हॉस्पिटल में तैयारी पूरी की गई। यहां 150 वेंटिलेटर इंस्टॉल किए गए। अब यहां मरीजों का इलाज किया जाए। अयोध्या में रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने न आने पर बेटियों ने अपने माता पिता को कंधा दिया। अंतिम संस्कार किया। पिता का अंतिम संस्कार सरयू के तट पर किया गया। सुल्तानपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक जीवित इंसान को मृत घोषित कर दिया, जिस पर परिवार में मातम पसर गया। अस्पताल में यह शख्स कुछ देर तक इलाज के दौरान जिंदा भी रहा, लेकिन बाद में इसकी मौत हो गई। उन्नाव से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद संक्रमित मरीजों की सांस के मददगार बने हुए हैं। विधायक ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे मरीजों की तीमारदारों को फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं। अंबेडकर नगर में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। यहां कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसी कड़ी में अकबरपुर के शहजादपुर सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फतेहपुर के सीएचसी और पीएचसी में कोरोना जांच कराने के लिए प्रत्याशियों और एजेंटों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान न तो सरकार की गाइडलाइंस का पालन हुआ, न ही लोगों के बीच सामाजिक दूरी देखने को मिली। औरैया में प्रत्याशियों और एजेंटों की कोविड जांच कराने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। इस दौरान यहां सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। इससे अब यहां कोविड का खतरा बढ़ गया है। बाराबंकी के कई ब्लॉक में मतगणना का पास बनवाने के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। यहां पर लोगों ने जमकर कोरोना नियमों का उल्लंघन किया। जिम्मेदार अधिकारी भी इस दौरान मूकदर्शक बने रहे। इटावा में कोरोना जांच केंद्र पर प्रत्याशियों और एजेंटों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी नदारद रही। पहले ही दिन 500 लोगों का टेस्ट हुआ, जिसमें 30 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सीतापुर में चुनावी रंजिश में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। वोट डालकर घर वापस जा रहे बाइक सवार युवक को रास्ते में घेर कर लाठी डंडों से पीटा गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इससे 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगेगी, लेकिन फिलहाल 7 शहरों में ही इस वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर में वैक्सीनेशन होगा। प्रयागराज, बरेली और मेरठ में लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जिनकी उम्र 18 से 44 साल है, लेकिन उन्हीं का वैक्सीनेशन होगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप, उमंग या फिर आरोग्य सेतु पर करवाया है। आज भी वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। शुक्रवार रात से शुरू हुआ था वीकेंड लॉकडाउन। मंगलवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा और जरूरी सेवाओं के लिए लोगों को छूट मिली हुई है। गैर जरूरी निकलने पर चालान की कार्रवाई होगी। आज उत्तर प्रदेश में टीम 9 की पहली बैठक होने जा रही है। सीएम योगी इसकी अध्यक्षता करेंगे। कल ही सीएम ने टीम 9 बनाई है और कोरोना के बढ़ते कहर पर मंथन होगा। इससे पहले टीम 11 की बैठक हुआ करती थी। अगर हम शिक्षा की बात करें तो आज सभी माध्यमिक विद्यालय बंद रहेंगे। 15 मई तक कक्षा 12 तक के विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। वहीं कक्षा 8 तक के जो विद्यालय हैं 20 मई तक बंद रहेंगे। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने यह आदेश जारी कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया। शिक्षक और कर्मचारी भी घर से ही काम करेंगे।